नमस्कार। ज्योतिषीय श्रृंखला की इस कड़ी में आपका हार्दिक स्वागत है। पिछले वीडियो में हम सिंह लग्न की कुंडली के विश्लेषण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण सूत्रों का अध्ययन किए थे। इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और अब हम कुछ और ज्योतिषीय सूत्रों का अध्ययन करते हैं जो हमें सिंह लग्न की कुंडली के विश्लेषण में सहायक सिद्ध होते हैं। यदि सिंह लग्न हो और तुला राशि में स्थित शुक्र तृतीयस्थ हो तो शुक्र शुभ होता है, किंतु यदि शुक्र वृष राशि में स्थित होकर दशमस्थ हो तो ऐसा शुक्र शुभ नहीं होता और जातक को योग प्राप्त नहीं होता है। क्या कहा जा रहा है कि सिंह लग्न की कुंडली हो और शुक्र तुला राशि में स्थित होकर के तृतीय भाव में स्थित हो तो वैसा शुक्र शुभ होता है, लेकिन यदि वही शुक्र वृष राशि में स्थित होकर के दशम भाव में स्थित हो तो वैसा शुक्र योग प्रदान नहीं करता है और शुभ फल प्रदान करने की स्थिति में नहीं होता है। अब ये भावार्थ रत्नाकर में लिखा गया है। ग्रंथकार ने ऐसा क्यों लिखा, ये थोड़ा व्यवहारिक प्रतीत नहीं होता है। हम जानते हैं कि यदि शुभ ग्रह केंद्राधिपति हो तो उसको केंद्राधिपति का दोष लगता है और वह शुभ फल प्रदान नहीं करता है, और वहीं यदि क्रूर ग्रह केंद्राधिपति हो तो वह शुभ फल प्रदान करने की स्थिति में होता है। परंतु यदि वही शुभ ग्रह केंद्राधिपति होने के बावजूद स्वगृही हो, अपने घर में बैठा हो, तो वैसा ग्रह अपने भाव की वृद्धि करता है। केंद्राधिपति दोष उसका समाप्त हो जाता है। यहाँ पे वही स्थिति हो रही है। शुक्र जो है सो अपनी राशि में स्थित करके दशम भाव में जब बैठेगा तो वह शुभ फल प्रदान करने की स्थिति में होगा। केंद्र में शुक्र यदि अपनी राशि में स्थित हो तो वह मालव्य योग का भी निर्माण करता है, जो बहुत ही शुभ स्थिति होती है, जो बहुत ही अच्छा योग होता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि शुक्र यहाँ पर बैठ करके खराब फल देने की स्थिति में नहीं होगा। ये व्यवहारिक बातें हैं, लेकिन भावार्थ रत्नाकर के ग्रंथकार के द्वारा शुक्र दशम भाव में स्थित रहने से योग कारक नहीं होगा, यह कहना थोड़ा समझ से परे है। ऐसी स्थिति में हमको क्या करना होगा कि शुक्र के बलाबल का भी थोड़ा ध्यान देना होगा। शुक्र का संबंध किन किन ग्रहों से हो रहा है, उसका बल क्या है, और वैसे शुक्र पर किसकी दृष्टि पड़ रही है, इन सब बातों का विचार हमको फलादेश करने से पहले सोच लेना होगा। अगला सूत्र है, यदि सिंह लग्न हो तो केवल नवमेश और दशमेश अर्थात मंगल और शुक्र के संबंध से कोई योग नहीं होता है। सिंह लग्न की कुंडली हो, नवमेश मंगल और दशमेश शुक्र के संबंध केवल हो जाने से योग कारक नहीं होता है। लेकिन सिंह लग्न की कुंडली में मंगल जो है सो स्वयं योग कारक ग्रह होता है। चतुर्थेश और नवमेश होने के कारण वह स्वयं योग प्रदान करने की स्थिति में होता है, और उसके साथ दशमेश शुक्र का भी होना थोड़ा अच्छा ही योग प्रदान कर सकता है। लेकिन अब सूत्र में लिखा गया है कि केवल इनके संबंध से, मंगल और शुक्र के संबंध से कोई योग नहीं होता है। अगला सूत्र है, यदि सिंह लग्न हो तथा सूर्य, मंगल और बुध तीनों एक साथ लग्न में स्थित हो तो बुध की दशा के समय जातक के धन और भाग्य की वृद्धि होती है। सिंह लग्न की कुंडली में सूर्य, मंगल और बुध तीनों एक साथ बैठे हों। और सूर्य क्या है? सूर्य लग्नेश है, मंगल चतुर्थेश और नवमेश है जो स्वयं में योग कारक स्थिति में है, और बुध आयेश और धनेश है, ये और अच्छी स्थिति है। और लग्नेश, आयेश, धनेश और चतुर्थेश और नवमेश, इनका संबंध, युति संबंध बहुत ही अच्छा कहा गया है, और इनके लग्न में बैठने से बहुत अच्छी स्थिति बन रही है
जो सुफल प्रदान करने की स्थिति में होती है। तो इसमें कहा जा रहा है कि सूर्य, मंगल और बुध सिंह राशि, सिंह लग्न की कुंडली में एक साथ लग्न में बैठे हों तो बुध की दशा में जातक को योग प्राप्त होता है, अर्थात बहुत जातक के धन और भाग्य की वृद्धि होती है। अगला सूत्र है, यदि सिंह लग्न हो और कर्क राशि में स्थित होकर मंगल और शनि एक साथ द्वादश भाव में बैठे हों तो शनि की दशा में जातक को योग प्राप्त होता है। सिंह लग्न की कुंडली में कर्क राशि में स्थित होकर के मंगल और शनि दोनों एक साथ द्वादश भाव में बैठे हों तो वैसी स्थिति में शनि की दशा में जातक को योग प्राप्त होता है, अर्थात उसको शुभ फल की प्राप्ति होती है। अगले वीडियो में हम कन्या लग्न की कुंडली के विश्लेषण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण ज्योतिषीय सूत्रों का अध्ययन करेंगे। नमस्कार।